हाय व्यूअर्स, आज हम बर्नौलीज थ्योरम के बारे में स्टडी करेंगे। तो थ्योरम स्टार्ट करने से और डिराइव करने से पहले मैं आपको थ्योरम के बारे में बता देती हूँ कि थ्योरम क्या स्टेटमेंट देता है। अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम, व्हेन ए नॉन विस्कस और इनकम्प्रेसिव फ्लूइड फ्लोज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन ए स्ट्रीमलाइन कंडीशन without any frictional force, the total energy of the fluid remains same or constant at each point of its flow। कहने का मतलब ये है कि यदि हम एक नॉन स्टिकी या नॉन थिकनेस नहीं होनी चाहिए और कंप्रेस नहीं हो ऐसे लिक्विड को अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाते हैं, कंडीशन की वो स्ट्रीमलाइन कंडीशन फॉलो करना चाहिए और उस पर कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगा हो, तो जो टोटल एनर्जी आप निकालेंगे किसी भी पॉइंट पर उस लिक्विड के, तो टोटल एनर्जी कैसी होगी आपकी? कांस्टेंट होगी। तो टोटल एनर्जी आप किस किस को लेकर कंसिडर करोगे? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी और जो प्रेशर एनर्जी उस लिक्विड पे अप्लाई हुआ है उसको लेकर, तो वो टोटल एनर्जी जब आप लोगे तो वो कांस्टेंट के बराबर होगी। तो काइनेटिक एनर्जी हम ज्यादातर लेते हैं हाफ रो वी स्क्वायर। वी इसका वेलोसिटी हो जाएगा, रो डेंसिटी हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन एज रो जी एच। रो आपकी डेंसिटी है, जी आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, एच इज द हाइट, जिस लेवल से ग्राउंड के लेवल से जो हाइट आपने रखा है अपैरेटस का, और प्रेशर हम इसको पी से डिनोट करते हैं प्रेशर एनर्जी को। तो इसके अनुसार तो टोटल एनर्जी जो होगी हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच प्लस पी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब हम इसको अपने डायग्राम से इजीली समझ लेंगे। अब हम चलिए डायग्राम बना लेते हैं। इस डायग्राम में अब आप देख रहे हैं कि हमने एक ट्यूब लिया है जो नॉन यूनिफॉर्म है। ट्यूब कैसी है हमारे पास? ट्यूब इज नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म ट्यूब में लेके हमने लिक्विड को फ्लो किया है। कैसा लिक्विड है? नॉन विस्कस है और इनकम्प्रेसिबल है और स्ट्रीमलाइन फ्लो में चल रहा है। तो ज्यादातर हम इसमें वाटर भी यूज कर सकते हैं। अब हम पॉइंट ए और पॉइंट बी की बात करते हैं। अब जहां पर जो हमारे पास एंट्रेंस बोल सकते हैं, पॉइंट ए जो हमारे पास है एंट्रेंस और पॉइंट A2 है हमारे पास एग्जिट। जब लिक्विड हमारे पास A1 से फ्लो हो रहा है अंदर की तरफ ट्यूब में, तो उसकी वेलोसिटी कितनी है? V1 है और उस पर अप्लाइड प्रेशर है P1 जो हमने लेवल ग्राउंड लेवल से हाइट H1 पे रखा हुआ है, और क्रॉस सेक्शन एरिया A1 पे उसका है स्मॉल A1 ले लिया। वैसे ही जब हम पॉइंट A2 पर चलेंगे, वहां पर हमने देखा कि जो लिक्विड है वो एग्जिट हो रहा है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया हमारे पास कितना है? A2, और किस वेलोसिटी से जा रहा है? V2 से। प्रेशर हमारे पास P2 है और हाइट उसकी हमने H2 रखी हुई है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो वर्क डन हो रहा है यहाँ पे, वर्क डन पर सेकेंड ऑन द लिक्विड, किस पॉइंट पर? A1 पर और A2। तो वर्क डन हम निकाल लेते हैं। वर्क डन ऑन लिक्विड कहां पर? पहले एट पॉइंट A1। तो ये आपका कितना होगा? वर्क डन डिपेंड करेगा जो आपने प्रेशर अप्लाई किया है P1 और एरिया और कितनी वेलोसिटी से ये एंटर हो रहा है। तो यहाँ पे पॉइंट A1 पे जो आपका W1 होगा वो कितना हो जाएगा? डिपेंड करेगा P1 इंटू A1 इंटू V1। तो आपका W1 हो गया P1 स्मॉल A1 और V1। वैसे ही एट पॉइंट A2 पे हम बात करेंगे, तो एट पॉइंट A2 पे आपका जो वर्क डन होगा W2 वो डिपेंड करेगा आपका P2, V2 और A2। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू P2, A2 और V2। अब नेट वर्क डन की बात करेंगे, तो नेट वर्क डन हम क्या करेंगे? इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ जाएगा। तो नेट वर्क डन जो आपका आएगा वो हो जाएगा नेट वर्क डन is W1 minus W2 which is equal to W। W is equal to, आप यहाँ पे जो वैल्यू रखेंगे W1 और W2 की, तो P1 A1 V1 माइनस P2 A2 और V2 आ जाएगा। यहाँ पर जो हमारे पास A1 और V1 की कंडीशन है, यदि हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की बात करते हैं तो ये वैल्यू हमारी इक्वल हो जाती है। तो इसको हम जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो टोटल वर्क डन विल बी इक्वल टू P1 माइनस P2 A1 V1 हम रख सकते हैं और इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1।
अब हम बात करते हैं जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी हमारे पास यहाँ पर लगती है। तो हम ये बात कर लेते हैं कि पॉइंट A1 और A2 पे जो लिक्विड फ्लो हो रहा है, हमने यहाँ बात कर ली कि जो लिक्विड फ्लो हो रहा है यहाँ पर उसका मास तो सेम ही रहेगा। m इसका हमने मास कंसिडर कर लिया और रो इसकी डेंसिटी कंसिडर कर ली ऑफ लिक्विड। ये दोनों किसका है? लिक्विड का मास और लिक्विड की डेंसिटी है। जब हम इसकी बात करेंगे तो लिक्विड जब डिस्प्लेस हो रहा है A1 से A2 पे, तो डिस्प्लेसमेंट का हमने t ले लिया टाइम पीरियड। इतने टाइम पीरियड में लिक्विड डिस्प्लेस हो रहा है। लिक्विड का डिस्प्लेसमेंट t टाइम पीरियड में हम अगर कैलकुलेट करते हैं तो वो क्या हो जाता है? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंटरिंग एट A1, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंटरिंग विल बी इक्वल टू, ये A1 पे एंटर हो रहा है और ये वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एग्जिट जो होगा, एग्जिट कहाँ होगा? A2 पे होगा। तो ये जो हमारे पास कैलकुलेट करके आप वैल्यू निकालोगे तो वो हो जाएगा A1 V1 एट T और A2 V2 एट T, मीन्स A1 V1 T विल बी इक्वल टू A2 V2 T। और हमने मास देखा तो ये हमें पता है कि मास अपॉन रो की वैल्यू हो जाएगी। दोनों तरफ से T कैंसिल हो जाएगा तो ये बच जाएगा A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 इज इक्वल टू m अपॉन रो। तो m अपॉन रो की वैल्यू आ गई है। अब हम इसे इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब हमने यहां से इसको ले लिया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 अगर हम ले लेते हैं, इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 2, तो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। अब हम ये इक्वेशन में जो वैल्यू A1 V1 इक्वल टू A2 V2 इज इक्वल टू m अपॉन रो जो आया है सेकेंड इक्वेशन में, उसको हम फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे तो वर्क डन हो जाएगा हमारा। कितना हो जाएगा? देन टोटल वर्क डन W विल बी इक्वल टू P1 माइनस P2 इंटू m अपॉन रो। इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। तो ये इक्वेशन नंबर हमको 3 मिल गया। अब हमारे पास हमें पता है कि एक वर्क डन हमने निकाल लिया प्रेशर वाला, प्रेशर एनर्जी हमारे पास निकल गई। अब हमें निकालना है काइनेटिक एनर्जी और फिर पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे तो जो दोनों का सम होगा वो नेट वर्क डन के बराबर होगा। तो हम उसको इक्वेट करके फिर हम आगे की इक्वेशन निकाल लेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें तो काइनेटिक एनर्जी कहां पर? एट A1। जो पहला हमारा एरिया था A1 का, पॉइंट A1, उस पे हम निकालेंगे। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट के लिए हमारी निकल जाएगी, फर्स्ट पॉइंट के लिए हाफ, कितना था हमारे पास? हाफ m V1 का स्क्वायर, मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। एट पॉइंट A2 हम निकाल लेते हैं तो काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी हो जाएगी? हाफ m V2 का स्क्वायर। अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या करेंगे? इसमें टोटल निकाल लेंगे, टोटल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे। टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? दोनों का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। दोनों का सब्ट्रैक्शन जब हम निकालेंगे तो हमें पता है कि वेलोसिटी एट A2 ज्यादा होगी क्योंकि उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? कम है। तो यहाँ पे हो जाएगा KE2 माइनस KE1। तो हमारे पास ये हो जाएगा हाफ mV2 स्क्वायर माइनस हाफ mV1 का स्क्वायर। अब हम इसमें कॉमन निकाल लेते हैं, हाफ m कॉमन निकाल लिया तो ये हो जाएगा V2 स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर हो गई 4। अब इसी तरह से हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल लें। पोटेंशियल एनर्जी हम कैलकुलेट कर लें तो पहले हम एट A1 कैलकुलेट करेंगे, फिर एट A2 कैलकुलेट करेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी हमारी? मास हमारे पास क्या है? तो पोटेंशियल एनर्जी होती है हमारी mgh। तो यहाँ पे
हमारे पास क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी हम पहले एट पॉइंट A1 निकाले तो पोटेंशियल एनर्जी E1 निकाले PE1, ये हो जाएगा mgh। उसके बाद ये H1 है फर्स्ट पॉइंट पे, मास तो वही रहेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स भी वही रहेगा। एट A2 निकाल लेते हैं हम, तो PE2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, mgh2। अब हमने जो डायग्राम देखा था उसमें देखा था कि हाइट जो हमारी H2 थी वो बड़ी थी, तो यहाँ पे टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो हमारे पास आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, H2 माइनस H1 वाली कंडीशन में आ जाएगी। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी हमारे पास, PE2 माइनस PE1 जो हो जाएगी mgh2 माइनस mgh1। अब यहां से mg कॉमन आ गया, h2 माइनस h1 की वैल्यू हो जाएगी। अब हमारे पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी हमें मिल गई है, जैसे काइनेटिक एनर्जी हमें मिल गई थी वैसे टोटल पोटेंशियल एनर्जी भी हमें मिल गई। अब इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 5। अब हमारे पास जो इक्वेशन है जिसमें हमें टोटल वर्क डन निकालना है लिक्विड पर, तो वो क्या हो जाएगा, टोटल नेट वर्क डन ऑन द लिक्विड इज इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो उसको हम लिख देते हैं, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस टोटल पोटेंशियल एनर्जी। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 विल बी इक्वेशन टू इक्वेशन 4 प्लस इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन 3 क्या थी, टोटल वर्क डन हमारे पास क्या था, P1 माइनस P2 इंटू m अपॉन रो। अब काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई थी, हाफ mv2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, वो रख देते हैं, हाफ mv2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी यहां से रख देते हैं mgh2 माइनस h1। अब इसमें से हम जो मास है हमारे पास वो हम मास को कैंसिल कर देते हैं। मास हमारे पास तीनों टर्म्स में है, मास कैंसिल हो जाएगा, मास कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बच जाएगा, वो हमारे पास टोटल एनर्जी आएगी। ये मास हमने तीनों से कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास क्या बचा, P1 माइनस P2 अपॉन रो इज इक्वल टू हाफ V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस GH2 माइनस H1। अब रो को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं राइट हैंड साइड पे, तो हमें मिल जाएगा P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो बाय 2 V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस रो G H2 माइनस H1। अब हम ब्रैकेट खोल लेंगे, 1 वाली टर्म एक साइड कर लेंगे और 2 वाली टर्म एक साइड कर लेंगे, तो हमें मिल जाएगा P1 माइनस P2, पहले हम ब्रैकेट ओपन कर लें, रो अपॉन 2 इंटू V2 स्क्वायर माइनस रो V1 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस रो G H2 माइनस रो G H1। अब ये माइनस माइनस में 1 वाली टर्म है, दोनों हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं और P2 को राइट हैंड साइड ले जाते हैं, तो हमें मिल जाएगा P1 प्लस रो V1 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस रो G H1। अब हम नेक्स्ट साइड में आ जाते हैं, तो हमें मिल जाएगा P2 प्लस रो V2 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस रो G H2। अब हम देखिए यहाँ P1 है, यहाँ P2 है, यहाँ ये प्रेशर एनर्जी हो गया, ये काइनेटिक एनर्जी हो गया, ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी हो गया। अब टोटल एनर्जी हमारे पास ये था, प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये पॉइंट P1 का एक साथ है एट A1,
ये A2 का है। अगर हम A3 लें तो A3 में यहाँ P3, यहाँ पे V2 और यहाँ पे H3 हो जाएगा। अगर हम ये पॉइंट हटा दें तो ये हमारे पास मिल जाएगा P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो G H। ये हर पॉइंट पे हमें यही मिलेगा, तो ये हमारा हो गया कांस्टेंट। तो हमारा जो स्टेटमेंट था बर्नौलीज थ्योरम का कि टोटल एनर्जी ऑफ अ लिक्विड एट एनी पॉइंट ऑफ अ ट्यूब इज ऑलवेज कांस्टेंट, तो यही हमें प्रूव करना था। तो हमने इसके थ्रू बर्नौलीज थ्योरम प्रूव कर लिया। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज इसमें अपने कमेंट्स दें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और इस टॉपिक को समझने की कोशिश करें और दूसरों को भी समझाएं। थैंक यू वेरी मच।